जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी सोनू पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर डेली एक कंटेंट वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें जीके के कोई टॉपिक से रिलेटेड हर वीडियो को हम डालते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर दोस्तों आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलेगा। उसके अलावा हम अपने चैनल पर शुरुआत किए हैं मध्यकालीन भारत से इतिहास के लेकर के। उसमें हम पहले से गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम गुलाम वंश को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे और गुलाम वंश को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने गुलाम वंश के बारे में 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें रजिया सुल्तान तक मैंने कवर कर चुका हूँ टोटल। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक आता है और आगे अपनी सत्ता को कैसे लेकर चलता है। तो दोस्तों, आई होप कि मेरे पिछले वीडियो में आपको हर एक बात समझ में आई होगी और मेरा कंटेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आप सबको अच्छा लगता होगा मेरा कंटेंट, तो आप सब मेरा चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया करें और आगे मेरी आने वाली हर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने वंश को, गुलाम वंश को ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, जो गौरी का सेनापति था। गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक, उसके बाद उसका मृत्यु 1210 ईस्वी में होता है। उसकी जगह पर अब आराम शाह गद्दी पर बैठेगा। आराम शाह 10 से 11 मतलब 1210 ईस्वी से लेकर के 1211 ईस्वी तक रहता है, लेकिन कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ महीने के लिए ही रहता है, 8 महीने के लिए रहता है। अब आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश कर देता है और 1211 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है। कौन? इल्तुतमिश। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और 1236 ईस्वी अप्रैल में वह डेथ कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। 36 में रहता है, लेकिन यह अयोग्य होने के कारण इसको बगदाद के खलीफा जो था उसको मान्यता रद्द कर देता है। लेकिन उसकी माँ शाह तुर्काइन उसकी नेतृत्व किया करती थी। ठीक, रुकनुद्दीन फिरोज के अयोग्य होने के बाद उसकी बहन रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता है। रजिया सुल्तान पहली भारत की मुस्लिम महिला शासिका थी, जो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी हैं। अब रजिया सुल्तान की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में होती है, कैथल के पास डाकुओं को द्वारा होती है। रजिया की मृत्यु 40 में हो जाती है। अब रजिया के बाद आने वाले शासक में अगला शासक होता है बहराम शाह। बहराम शाह आगे शासक कौन होता है? बहराम शाह। ठीक, बहराम शाह आगे वाले शासक कौन होता है? बहराम शाह। पीछे हम लोग 5 शासक पढ़ देते हैं, 6 नंबर का शासक कौन होता है? बहराम शाह। बहराम शाह से क्वेश्चन यही बनता है कि बहराम शाह के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो कब हुआ था? पहले इसका हम कार्यकाल बताते हैं आपको। 1240 ईस्वी से लेकर के 1242 ईस्वी तक था यह। 1242 ईस्वी तक था यह। कौन? बहराम शाह। बहराम शाह के समय में 1241 ईस्वी में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों का आक्रमण होता है। करने वाला कौन होता है? तैयर होता है। तैयर के नेतृत्व में, तैयर के नेतृत्व में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है, जिसको करने वाला कौन होता है? तैयर। तो बहराम शाह से क्वेश्चन यही बनता है कि बहराम शाह के समय में मंगोलों का आक्रमण किसने किया था? तो तैयर नाम के व्यक्ति ने किया था। कब किया था? 1241 ईस्वी में। बहराम शाह का कार्यकाल कब से कब है? तो 1240 ईस्वी से लेकर के 1242 ईस्वी तक। इसके बाद 7 नंबर का शासक बैठता है मसूद शाह। मसूद शाह 7 नंबर का शासक कौन होता है? मसूद शाह। ये भी अयोग्य था, लेकिन गद्दी पर 4 वर्ष तक बैठता है। यह मसूद शाह जो था 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। इससे क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, बस आपको क्रम से जानने के लिए हम बता देते हैं। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है नसरुद्दीन महमूद। जिसका क्या नाम होता है? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद।
महमूद, यह 1246 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1266 ईस्वी तक रहता है, ईस्वी तक यह रहता है। कौन? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, देखिए नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद होता है। बलबन वही बलबन जो इसके बाद गद्दी पर बैठता है। बलबन बहराम शाह के समय में भी काम करता है, मसूद शाह के भी कार्य करता है, मतलब कार्यकाल में, इल्तुतमिश के समय में भी कार्यकाल करता है। और मसूद शाह के जब समय में कार्यकाल करता है तो बलबन के दिमाग में यह आती है बातें कि क्यों ना हम मसूद शाह को हटाकर अपने दामाद को शासक बनाया जाए। तो महमूद शाह के हटाकर, मसूद शाह को हटा करके अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने की कोशिश में लग जाता है और वह सफल भी होता है 46 में। जब सफल होता है तो उसके दामाद नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है 1246 ईस्वी में, 1246 ईस्वी में। अब नसरुद्दीन महमूद को हम सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं, ठीक बा, सल्तनत काल का औरंगजेब। सल्तनत काल का औरंगजेब, सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहते हैं? सल्तनत काल का औरंगजेब नसरुद्दीन महमूद को कहते हैं, क्योंकि यह ऐसा शासक होता था जो अपना टोपी सीकर पहना करता था। उस समय के शासकों में यह ऐसा शासक था कि जो अपना टोपी को सीकर का पहना करता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत काल का औरंगजेब किससे कहते हैं? नसरुद्दीन महमूद को। सल्तनत काल में कौन सा शासक था जो अपना टोपी सीकर पहना करता था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का ससुर का नाम क्या था? तो बलबन। नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कब से कब था? 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक, ठीक। इसका नसरुद्दीन महमूद जो था ना, बलबन का दामाद था। किसका दामाद था? बलबन को, बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद था। जो बलबन का दामाद था, बलबन को एक उपाधि देता है, अपने ससुर को एक उपाधि देता है, ठीक। उस उपाधि का नाम था उलुग खा, उलुग खा। अपने ससुर को उपाधि देता है जिसका नाम क्या था? उलुग खा, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगी। देखिए, रजिया के बाद बहराम शाह शासक बनता है और 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। और इसके समय में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है, जिसको करने वाला कौन था? तैयर था। कौन था? तैयर था। उसके बाद बहराम शाह के बाद मसूद शाह आता है। मसूद शाह 42 ईस्वी से लेकर के 46 ईस्वी तक रहता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। उसके बाद 8 नंबर का शासक होता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद 46 में बैठता है और 66 ईस्वी तक शासक करता है। नसरुद्दीन महमूद को सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपना टोपी सीकर पहना करता था। टोपी सीकर कौन पहना करता था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद किसका दामाद था? बलबन का दामाद था। बलबन को उपाधि देता है उलूग खा का। कौन? उलूग खा की उपाधि दिया करता, मतलब दिया देता था। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगी। अब देखिए, अब नसरुद्दीन महमूद को हटाकर वह खुदे अपने आप शासक बनाता है। और नसरुद्दीन महमूद किसका बेटा था? इल्तुतमिश का यह बेटा था। नसरुद्दीन महमूद किसका बेटा था? इल्तुतमिश का बेटा था। अब यह क्या करता है कि अपनी बेटी की शादी तो इसके साथ करा देता है, क्योंकि बेटी की शादी करा दिया तो अब इसका ससुर हो गया तो भी ताकत हो गया, उसके पास भी मतलब सेना के राज्य में उसका वैल्यू हो गया। इस क्रम में नसरुद्दीन महमूद को अब वह हटाने की कोशिश में लग जाता है। नसरुद्दीन महमूद को हटाकर 66 ईस्वी में वह खुद शासक बनता है। तो क्रम से 9 नंबर का शासक कौन होता है? तो 9 नंबर का शासक होता है बलबन। इसको मिटा लेते हैं, फिर बताते हैं हमको। देखिए, नसरुद्दीन महमूद को वह शासक बना देता है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाती है कि क्यों ना हम शासक बने। तो इस क्रम में अब 9 नंबर का शासक होता है बलबन। बलबन, ठीक। बलबन शासक बनता है 9 नंबर का। बलबन का वास्तविक नाम क्या होता है? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन, बहाउद्दीन बलबन वास्तविक नाम क्या होता है? बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन बलबन गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठता है। 1266 ईस्वी में बैठता है और 1287 ईस्वी तक रहता है।
1287 ईस्वी तक रहता है। बलबन 66 में बैठता है और 87 तक रहता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का यह गुलाम हुआ करता था। इल्तुतमिश के समय में हम आपको बताए थे कि तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश के। वह उसी 40 सरदारों में से एक हुआ करता था। बलबन उसी 40 में से एक सरदार हुआ करता था। अब क्या करता है कि यह सोचता है कि अब जब सरदार शासक बन सकता है, जब इल्तुतमिश के समय में यह तुर्क के चहलगानी में 40 सरदारों में से एक था, अब सरदार आकर के आगे शासक बन देता है, तो इसके दिमाग में यही डर लगा रहता है कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे हटाकर वह शासक बन जाता है। तो इसलिए यह तुर्क ए चहलगानी को ख़त्म कर देता है। तुर्क ए चहलगानी को कौन ख़त्म करता है? तो तुर्क ए चहलगानी को ख़त्म कर देता है बलबन। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त। तुर्क ए गानी, तुर्क ए चहलगानी को समाप्त। शासक बनने के बाद में सबसे पहला कार्य करता है कि तुर्क ए चहलगानी को समाप्त करता है, क्योंकि इसके मन में डर बन जाता है कि जब हम 40 सरदार में से आकर आगे शासक बन सकते हैं, तो कोई उसमें से भी तो एक ऐसा हो सकता है कि जो मुझे हटाकर शासक बन जाए। तो इसके मन में आ जाता है कि तुर्क ए चहलगानी को पहले समाप्त किया जाए। तो तुर्क ए चहलगानी को कौन समाप्त करता है? बलबन। तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत कौन करता है? तो इल्तुतमिश। यहाँ तक सही है आपको? इसके बाद यह लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति, रक्त की नीति की शुरुआत करता है। लौह एवं रक्त की नीति कौन शुरुआत करता है? बलबन। लौह एवं रक्त की नीति बलबन, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति कौन शुरू करता है? बलबन। सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब होता है कि झुकना, किसी के आगे झुकना। झुकना को हम सिजदा कहते हैं। सिजदा को क्या कहते हैं? झुकना। एक शुरू करता है पावोस। पावोस का मतलब होता है चूमना। सिजदा का मतलब झुकना, पावोस का मतलब चूमना। लौह एवं रक्त की नीति बलबन। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त करता है बलबन। उसके बाद नौरोज त्योहार, नौरोज त्योहार की शुरुआत, त्योहार की शुरुआत। नौरोज की शुरुआत करता है। नौरोज की शुरुआत कौन करता है? तो नौरोज की शुरुआत बलबन के द्वारा होती है। नौरोज उत्सव की शुरुआत करता है, ठीक। दोस्तों, मेरे लिखने में कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको हम जितना बताते हैं कंटेंट, वो गलती नहीं हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ तक में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत ना होगी। देखिए, बलबन का वास्तविक नाम होता है बहाउद्दीन बलबन। उसके बाद यह कार्य पहला यही करता है कि तुर्क के चहलगानी को समाप्त करता है। उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है। सिजदा और पावोस की शुरुआत करता है। नौरोज उत्सव की शुरुआत करता है। उसके बाद सीरी का किला बनाता है, सीरी नामक नगर बसाता है। सीरी नामक नगर, सीरी नामक नगर कौन बसाता है? तो बलबन। सीरी नगर कौन बनाता है? तो अशोक। सीरी नगर बलबन, सीरी नगर कौन बनाता है? तो वो बनाता था अशोक, बनाया था। सीरी नामक नगर कौन बसाता था? बलबन। सीरी नामक नगर कौन बसाया था? बलबन बसाया था। इसके बाद यह अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करता है। नगद वेतन देने की शुरुआत यह कौन करता है? बलबन। अपने सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों को नगद वेतन, नगद वेतन। सैनिकों को नगद वेतन देता कौन? बलबन देता था। इसके बाद एक शुरू किया था बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक जो था गुप्तचर था। बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर था। सैनिकों को नगद वेतन बलबन। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज किसके लिए? तो सैन्य विभाग था। या कौन था? सैन्य विभाग था।
सैन्य विभाग। ठीक, तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग, सैनिकों को नगद वेतन बलवन, सीरी नमक नगर बलवन, नौरोज उत्सव बलवन, सिजदा और पवोस बलवन, लोह एवं रक्त की नीति बलवन, तुर्क ए चालगानी बलवन। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद मंगोल का आक्रमण रहता है। इसके समय में भी मंगोल का आक्रमण होता है। मंगोल का आक्रमण होता है 85 में। मंगोल का आक्रमण 1285 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद 85 में होता है, लेकिन 87 में यह खुद डेथ कर जाता है। तो इसके बाद इसका समाप्त, कहानी इसका समाप्त हो जाता है। तो ठीक, अब बताते हैं आपको फिर से बलवन के बारे में। बलवन गद्दी पर बैठता है नसरुद्दीन महमूद को हटाकर। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा और बलवन का दामाद हुआ करता था। बलवन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक रहता है। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवन था, जिसने गद्दी पर बैठने के शुरुआत में ही तुर्क ए चालगानी को खत्म किया। तुर्क ए चालगानी क्या थी? तो 40 सरदारों की एक मंत्रिमंडल थी। तुर्क ए चालगानी क्या थी? 40 सरदारों की एक मंत्रिमंडल थी। अब उसके दिमाग में यही आता है कि जब सरदार आगे आकर शासक बन सकता है तो हमको भी कोई तो हटा करके शासक बन सकता है, तो इसलिए पहले तुर्क ए चालगानी को खत्म कर देता है। उसके बाद लोह एवं रक्त की नीति बलवन। सीधा का मतलब होता है झुकना, किसी के आगे झुकना, मस्जिद में या मंदिर में, तो सीधा बलवंत। इसमें क्या था कि सीधा मतलब कि शासक के आगे आपको झुकना होगा। पवोस का मतलब शासक को चुमना होगा। नौरोज उत्सव पारसी का पहला दिन, साल का पारसी का पहला दिन होता है नौरोज। नौरोज जो उत्सव है ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म का साल का जो पहला दिन होता है उस दिन नौरोज मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद सीरी नामक नगर बलवन, सैनिकों को नगद वेतन बलवन, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग बलवन द्वारा, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलवन द्वारा, मंगोलों का आक्रमण 85, उसके बाद 87 में बलवन की मृत्यु। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बस आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा शक देखते हैं। देखिए, बलवन की मृत्यु के बाद 10 नंबर के शासक कौन बनता है? 10 नंबर के बलवन 9 नंबर के था, उसके बाद 10 नंबर के बनता है कैकुकाबाद। कैकुकाबाद, कैकुकाबाद, कैकुकाबाद। आगे कौन बैठता है? कैकुकाबाद। ठीक है, 10 नंबर के शासक होता है कैकुकाबाद। कैकुकाबाद से आपको क्वेश्चन यही मिलेगा कि किलोखरी का स्थापना, किलोखरी नगर की स्थापना, नगर की स्थापना किसने की थी? तो किलोखरी नगर की स्थापना किसने की थी? तो कैकुकाबाद। किलोखरी क्यों मशहूर है? क्योंकि जो खिलजी वंश की राजधानी थी वो किलोखरी में ही बनाया जाता था। किलोखरी किसकी राजधानी थी? तो किलोखरी खिलजी वंश की राजधानी थी, इसीलिए किलोखरी की स्थापना किसने की थी? तो कैकुकाबाद किया था। इसके बाद अंतिम शासक, 11 नंबर का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम है शमसुद्दीन कैमूस द्वितीय। क्या नाम है? शमसुद्दीन कैमूस द्वितीय। शमसुद्दीन कैमूस द्वितीय, शमसुद्दीन कैमूस द्वितीय, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक, तो दोस्तों ये रही गुलाम वंश के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको मेरी बताई हुई हर जानकारी कैसी लगी आप सब बताइएगा, और हम अब आशा करेंगे कि आपको मेरी बताई हर जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरी बताई हुई हर बातें आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कल खिलजी वंश के लेके आएंगे हम आपके लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।